Hello everyone. So welcome back. This is the second lecture of arbitration. We are doing arbitration as you know. So this is the second lecture और इससे पहले हम देख चुके हैं आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के बारे में। आर्बिट्रेशन क्या होता है, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट क्या होता है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, यूज क्या होते हैं। बेसिकली हमने देखा है कि हमें आर्बिट्रेशन की जरूरत क्यों पड़ती है और इसके क्या प्रैक्टिकल एस्पेक्ट होंगे वो अभी हम आगे देखेंगे सारी चीजें। ठीक है, तो पर्टिकुलरली हम बात कर चुके हैं एग्रीमेंट की और इसके बेसिक्स की बात कर चुके हैं, प्रियम्बल देख चुके हैं हम। ठीक है ना, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, हिस्ट्री क्या है वो देख चुके हैं, कैसे आया, क्या जरूरत पड़ी, कैसे पास हुआ, कब हुआ, ये सारी चीजें हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं। सेक्शन 7 को भी हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट क्या होता है। ठीक है, तो आज हमें आगे की चीजें कवर करनी है। तो आज हम देखेंगे जुरिस्डिक्शन। जुरिस्डिक्शन से मतलब है कि किस कोर्ट में मैटर फाइल हो सकता है, किस कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल हो सकती है। तो अभी आप सोचोगे कि कोर्ट कहां से बीच में आ गया। अगर हम आर्बिट्रेशन की बात कर रहे हैं तो कोर्ट कहां से बीच में आ गया और कोर्ट की बात कहां से बीच में आ गई अगर हम आर्बिट्रेशन की बात कर रहे हैं तो यू आर राइट कि आर्बिट्रेशन में कोर्ट नहीं आता है बीच में, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे प्रोविजंस आपको मिलेंगे। कुछ जैसे कि सेक्शन 8 की बात हो गई, 9 की बात हो गई, 11 हो गया, 34 हो गई थी, और भी कुछ प्रोविजंस हैं जो आपको मिलेंगे आपके आर्बिट्रेशन एक्ट में, जो कोर्ट को रेफर करेंगे, जो जिनमें कोर्ट में जाने की बात होगी, कोर्ट में एप्लीकेशन की बात होगी। ठीक है ना, जैसे 5, 8, 9, 34, मैंने आपको बताया 27। तो ये कुछ ऐसे प्रोविजन है, ये कुछ ऐसे प्रोविजंस आपको मिलेंगे आर्बिट्रेशन एक्ट में। आपके एक्ट में ये ऐसे प्रोविजन मिलेंगे आपको जो कोर्ट से रिगार्डिंग बात करेंगे। तो हमें ये देखना है कि कोर्ट का मतलब क्या होगा और किस कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल होगी। क्योंकि मैंने आपको बताया कि आर्बिट्रेशन दो तरीके से होता है, एक डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन होता है और एक इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन होता है। हमने देखा था ना, ये देखो, एक डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन की बात हो रही है और इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन की बात हो रही है। ठीक है, इनकी हम बात बाद में करेंगे, इन एनफोर्समेंट और कंसिलिएशन। अभी हम पर्टिकुलर अगर बात करते हैं तो आर्बिट्रेशन दो तरीके का होता है, एक डोमेस्टिक और एक इंटरनेशनल। ठीक है, तो अगर डिस्प्यूट होता है, सपोज ए और बी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट है, अगर हम बात करें ए और बी के अगर बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट है, ए और बी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट है और उस कॉन्ट्रैक्ट में आपको एक आर्बिट्रेशन क्लॉज मिलेगा या कोई सेपरेट, मैंने आपको जैसे बताया था सेक्शन 7 में, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7, तो सेक्शन 7 के अकॉर्डिंगली जो भी 4 तरीके होते हैं, जिन 4 तरीकों से आर्बिट्रेशन में एग्रीमेंट क्रिएट होता है, ठीक है ना, जिसको एग्रीमेंट माना जाता है बेसिकली। फॉर्म्स और भी हो सकते हैं, 4 उसमें लिखे हुए हैं। तो अगर ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है और उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपको एक आर्बिट्रेशन क्लॉज मिले या फिर एक सेपरेट एग्रीमेंट ही हो जो पर्टिकुलरली आपका एग्रीमेंट, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट हो, अगर ऐसा कुछ है तो इस केस में अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 और सेक्शन 8, सेक्शन 9, 27, 34, कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जिनमें आपको कोर्ट जाना पड़ सकता है, कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ सकती है। ठीक है, कोर्ट जाना पड़ सकता है। हालांकि आर्बिट्रेशन अपने आप में आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट तरीके का एक प्रोसेस है, आउट ऑफ कोर्ट सेटल करने का एक प्रोसेस है, बट फिर भी कुछ ऐसे प्रोविजंस है जिनमें आपको कोर्ट जाना पड़ सकता है। तो उस सिचुएशन में अगर सपोज ए और बी के बीच में डिस्प्यूट अराइज होता है और आर्बिट्रेशन क्लॉज है या एग्रीमेंट है, ठीक है, तो आपको एप्लीकेशन फाइल करनी है। सपोज 8 की एप्लीकेशन फाइल करनी है, वो क्या होती है वो मैं आपको बताऊंगा, बट ये सोच लो कि आपको कोर्ट जाना पड़ रहा है, तो आप किस कोर्ट में जाओगे? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाओगे या फिर आप हाई कोर्ट जाओगे या सेशन कोर्ट, मतलब किस कोर्ट में आप फाइल करोगे ना, सुप्रीम कोर्ट जाओगे, कहां पर फाइल करोगे?
एक तो ये देखना है, और दूसरी चीज ये है, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि इंटरनेशनल इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन का मतलब क्या है, ठीक है ना। डोमेस्टिक तो फिर भी आप समझ जाओगे, बट इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन का मतलब क्या है। तो स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। ये हमें ये कुछ डिस्प्यूट्स हैं, डिस्प्यूट क्या है, ये कुछ इशू हैं और ये हम डील करेंगे आज। तो मैं आपको पहले बताऊंगा कि इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन का मतलब क्या है और इसमें कौन कौन सी पार्टी कवर होती है, ठीक है। तो आप आ जाओ सेक्शन 2F के ऊपर, अपने बेयर एक्ट में सेक्शन 2F निकालो। डेफिनेशन क्लॉज के अंदर आप देखोगे F। तो पहले हम बात करते हैं, पहले हम ये समझते हैं कि इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन होता क्या है, ठीक है। अगर हम बात करें इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन की, तो ये है क्या। अब देखो, इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन means an arbitration relating to dispute arising out of legal relationships, whether contractual or not, considered as commercial under the law enforced in India, and where at least one of the party, यहां से देखो, where at least one of the party is, जहां पर कम से कम एक पार्टी क्या है, an individual who is a national of or habitually resident in any country other than India, ठीक है। एक ऐसा इंडिविजुअल जो किसी नेशनल का है, हैबिचुअली इज नेशनल ऑफ और हैबिचुअली रेसिडेंट इन एनी कंट्री अदर देन इंडिया, इंडिया से बाहर का है, ठीक है। ठीक है, पहला पार्ट होगा ये। दूसरे की बात करें तो बॉडी कॉर्पोरेट, एक बॉडी कॉर्पोरेट है। पहला इंडिविजुअल की बात करा था, एक पर्सन की। अब दूसरी बात आती है बॉडी कॉर्पोरेट, या तो बॉडी कॉर्पोरेट जो है वो अदर देन इंडिया है। थर्ड की बात करें तो एन एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स whose central government and control is exercised in any country other than India। जिस एसोसिएशन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ये अलग अलग चीजें होती हैं। आप कंपनी लॉ आपने अगर पढ़ा होगा, या इसके बारे में तो आप बेसिक डिटेल्स गूगल पर भी सर्च कर सकते हो कि अलग अलग होता है। एसोसिएशन अलग होते हैं, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स अलग होते हैं और कंपनी अलग होती है, ठीक है। ये सेम चीजें नहीं होती, अलग अलग थोड़ा थोड़ा डिफरेंस इनमें होता है। तो क्योंकि हम अभी कंपनी लॉ नहीं पढ़ रहे, तो आप इसको गूगल सर्च कर लो या कंपनी लॉ में आप इसकी डेफिनेशन देख सकते हो, ठीक है। तो एन एसोसिएशन और अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स हु सेंट्रल मैनेजमेंट, बात क्या कहता है, हमें क्या देखना है कि सेंट्रल मैनेजमेंट एंड कंट्रोल इज एक्सरसाइज, जो उसका मैनेजमेंट और कंट्रोल है वो कहां है, अदर देन इंडिया, है ना। कंट्रोल इज एक्सरसाइज इन एनी कंट्री अदर देन इंडिया, कोई भी कंट्री अदर देन इंडिया, वो बाहर से एक्सरसाइज होता है, बाहर से उसका मैनेजमेंट होता है, ठीक है। और फोर्थ देखते हैं, तो द गवर्नमेंट ऑफ अ फॉरेन कंट्री, दूसरी कंट्री की गवर्नमेंट, ये तो सिंपल है। तो अगर ये पार्टीज इन्वॉल्व हैं मैटर में, तो उसको हम बोलेंगे इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन, ठीक है। और मैं आपको इसको ब्रेक करके समझाता हूं, अगर आपको समझ नहीं आया हो तो मैं आपको इसको और डिटेल में ब्रेक करके समझाता हूं। देखो, हम 2F कर रहे हैं, हम अभी पढ़ रहे हैं सेक्शन 2F, जो कि बात करता है, जो कि हमें बताता है कि इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन क्या होगा, किसको हम बोलेंगे कि ये इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन है, ठीक है। आर्बिट्रेशन और आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, आर्बिट्रेशन क्या होता है वो हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। अभी हम ये देख रहे हैं कि इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन क्या होगा। तो वेयर एट लीस्ट वन ऑफ द पार्टी इज, ये मैं आपको 2F को ब्रेक करके बता रहा हूं, 2F को ब्रेक करके बता रहा हूं, जहां एक पार्टी, कम से कम एक पार्टी, दो पार्टी होती है ना, एक केस में दो पार्टी होती है। ए ने सपोज बी के ऊपर केस किया तो दो पार्टी है, एक ए है और एक बी है। तो जहां एक पार्टी, कोई भी एक पार्टी, या तो ए या बी, या तो प्लेंटिफ या तो डिफेंडेंट, कोई भी एक पार्टी, वेयर एटलीस्ट वन ऑफ द पार्टी इज, वो क्या है, एक पार्टी क्या है,
एक इंडिविजुअल हो या बॉडी कॉरपोरेट हो या फिर एन एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स हो, एक एसोसिएशन हो या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स हो, ठीक है। और ये सब इंडिया के बाहर हो, इंडिया के बाहर हो, मतलब एक इंडिविजुअल जो इंडिया से बाहर हो, बाहर का ही डोमिसाइल्ड हो, बाहर के ही उसके पास ग्रीन कार्ड, क्या बोलते हैं, ग्रीन कार्ड हो उसके पास, बाहर का ही नेशनल हो बेसिकली, और हैबिचुअली रेसिडेंट बाहर ही रहता हो, मोस्टली टाइम बाहर रहता हो, सपोज साल में 10 महीने बाहर रहता है, 2 महीने इंडिया में रहता है, इस तरीके से। तो एन इंडिविजुअल जो कंट्री से बाहर हो, ठीक है ना, एक पार्टी, इनमें से कोई भी एक पार्टी क्या हो, इनमें से कोई भी एक पार्टी ए या बी में से एक पार्टी क्या हो, या तो एक इंडिविजुअल हो, एक बॉडी कॉर्पोरेट हो, एक एसोसिएशन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स हो, और वो इंडिया से बाहर हो, ठीक है। अगर इन दोनों पार्टीज में से कोई भी पार्टी इस कंडीशन को फुलफिल करती है तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन, ठीक है। इसके अलावा जो चौथी चीज है वो है गवर्नमेंट ऑफ फॉरेन कंट्री। इसमें तो कोई डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए, ये तो बहुत इजी चीज है कि अगर दूसरी गवर्नमेंट है, दूसरी कंट्री की गवर्नमेंट है, होता है ना कि कई बार पब्लिक कंपनीज होती है, जो गवर्नमेंट की कंपनीज होती है, वर्क करती है। सपोज इंडिया में अगर हम बात करें तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन हो गया, या LIC, या ऐसी कंपनी जिनका मेजॉरिटी स्टेक गवर्नमेंट के पास हो, है ना, IRCTC भी हो गया। तो ऐसी कई कंपनीज होती हैं जिनका मेजॉरिटी स्टेक गवर्नमेंट के पास होता है, जिनकी मैनेजमेंट गवर्नमेंट के पास होती है, जिनको गवर्नमेंट चला रही होती है। अगर ऐसी कोई कंपनी है और फॉरेन भी कोई ऐसी कंपनी है, दोनों कंपनी आपस में ट्रेड करती है, तो उसको क्या बोलेंगे, अगर उनके पास एग्रीमेंट है ऐसा आर्बिट्रेशन का, तो ये क्या होगा, ये होगा इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन। वो क्या माना जाएगा, इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन, ठीक है। तो ये 2F है, सिंपल। मतलब कोई भी एक पार्टी अगर फॉरेन पार्टी है, उस बॉडी कॉर्पोरेट है वो फॉरेन है, या एसोसिएशन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है वो फॉरेन है, तो हम उसको बोलेंगे कि ये क्या है, ये इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन है, ठीक है, ठीक है। आगे चलते हैं, इससे आगे हम अब बात करते हैं। देखो इंटरनेशनल कमर्शियल तो आपकी समझ में आ गया, और डोमेस्टिक में कोई इशू नहीं है। अगर हम बात करें डोमेस्टिक की, डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन भी होता है ना, डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन भी होता है, तो उसमें जो भी दोनों पार्टी होंगी ए और बी, वो दोनों पार्टी इंडिया से ही बिलोंग करती होगी ना, ठीक है। दोनों पार्टी इंडिया की होंगी तो डोमेस्टिक होगा। अगर कोई भी एक पार्टी बाहर की है, फॉरेन की है, तो उसको हम बोलेंगे इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन, ठीक है, ठीक है ना। इजी है, आई डोंट थिंक कि इसमें कोई कंफ्यूजन आपको होनी चाहिए। ये 2F है ना, इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन, ठीक है। तो आई डोंट थिंक कि इसमें कोई इशू होना चाहिए आपको। अब बात करते हैं हम कोर्ट की, कि कोर्ट किसको बोलेंगे। आगे आ जाओ और 2E पे आ जाओ, 2E बात करते हैं हम सेक्शन 2E की। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपको ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोर्ट किसको बोलेंगे, आप कोर्ट किसको बोलोगे, ठीक है ना। इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन के लिए कोर्ट क्या होगा, और डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन के लिए कोर्ट क्या होगा, समझे। आपको ये देखना है कि अगर आप सपोज डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन की बात कर रहे हो, अगर आप डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन की बात कर रहे हो तो आपके लिए कोर्ट क्या होगा, और अगर आप इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन की बात कर रहे हो तो कोर्ट क्या होगा, ठीक है ना। आपको मतलब बेसिकली जूरिसडिक्शन, आपके लिए कोर्ट क्या होगा, आपको कहां जाना पड़ेगा। कोर्ट अगर आपको देखना है आर्बिट्रेशन के मैटर में, आर्बिट्रेशन के मैटर में अगर आपको कोर्ट देखना है तो आपके लिए कोर्ट क्या होगा, ठीक है ना। तो एक बार हम 2E को देखते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूं। 2E को देखते हैं पहले कि कोर्ट क्या है।
पहले आप खुद से समझने की कोशिश करो, फिर मैं आपको बताता हूं। देखो, कोर्ट मीन्स in case of an arbitration other than international commercial arbitration, the principal civil court of original jurisdiction in a district, principal civil court of original jurisdiction in a district, and includes the high court in exercise of its ordinary original civil jurisdiction, having a jurisdiction to decide the question forming the subject matter of arbitration if the same had been the subject matter of a suit, but does not include any civil court of grade inferior to such principal court or any court of small causes। ठीक है, दूसरा भी पढ़ लो। इन केस ऑफ, अब ये बात ध्यान में रखना, इसमें क्या लिखा हुआ है, इन केस ऑफ आर्बिट्रेशन अदर देन इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन, और यहां लिखा है इन केस ऑफ इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन, द हाई कोर्ट in exercise of its ordinary original civil jurisdiction, having a jurisdiction to decide the questions forming the subject matter of the arbitration if the same had been the subject matter of a suit, and in case a high court having jurisdiction to hear appeals from decrees of court subordinate to that high court। अब आपको समझ आया, आया तो नहीं होगा, आपको समझ तो नहीं आया होगा? आया तो वेरी गुड, आया तो बहुत अच्छी बात है। आपने अगर पहले से पढ़ा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं आया तो एक बार दोबारा पढ़ने की कोशिश करो और समझने की कोशिश करो कि ये क्या कहता है। ठीक है, समझने की कोशिश करो ये क्या कहता है। ये पहला तो बात करता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट जुरिस्डिक्शन की, डिस्ट्रिक्ट आर्बिट्रेशन की बात करता है पहला तो। डिस्ट्रिक्ट मतलब डोमेस्टिक, ये लिखा ना अदर देन इंटरनेशनल, तो अदर देन इंटरनेशनल क्या हुआ, डोमेस्टिक हुआ। पहला तो डोमेस्टिक की बात करता है और दूसरा बात करता है इन केस ऑफ इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन की। ठीक है ना, तो इंटरनेशनल की बात ये करता है और ये डोमेस्टिक की बात करता है। तो आप इसको एक बार ट्राई करो अपने आप पढ़ने की, है ना। अब मैं बताता हूं आपको, जब हम कोर्ट की बात करेंगे आर्बिट्रेशन में कि कोर्ट क्या होगी, कोर्ट क्या होगी, तो देखो दो तरीके की कोर्ट हमें पता लगती है। एक तो डोमेस्टिक है, एक तो डोमेस्टिक है, और दूसरी कोर्ट की अगर बात करें तो वो इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन की है। मैंने आपको इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन समझाया कि क्या होता है, जहां कोई भी एक पार्टी क्या होगी, इंटरनेशनल होगी, मतलब इंटरनेशनल कह रहा हूं, फॉरेन होगी। जो हमने अभी कंडीशंस देखी ऊपर, उनमें से कोई भी कंडीशन फुलफिल करती होगी वो इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन में जाएगी पार्टी। अगर हम डोमेस्टिक की बात करें, डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन की अगर हम बात करें, तो नॉर्मल सिचुएशन में अगर हम बात करें तो देखो, अगर आपको कोई केस ए और बी के बीच में कोई केस होता है, ए और बी है, ए और बी है, और इनके बीच में कोई केस होता है, सपोज ये दिल्ली की पार्टी है, दोनों पार्टी दिल्ली की है, सपोज दिल्ली की पार्टी ये भी और दिल्ली की पार्टी ये भी, दोनों पार्टी दिल्ली से बिलोंग करती है। ठीक है, दोनों पार्टी दिल्ली से। ए को बी के ऊपर कोई सूट करना फाइल, और इस सूट की वैल्यू सपोज है 1 करोड़ रुपए, 1 CR वैल्यू ऑफ सूट। ठीक है, मतलब कोई प्रॉपर्टी 1 करोड़ की, और उसके रिगार्डिंग ए को सूट फाइल करना है बी के ऊपर, ए को सूट फाइल करना है बी के ऊपर। ये सूट की प्रॉपर्टी है, प्लॉट है, सपोज कोई प्लॉट है, घर है, मकान है, कुछ भी है। ए को सूट फाइल करना है बी के ऊपर, और सपोज ये प्लेस ऑफ रेसिडेंस जो इनका है वो सपोज वसंत कुंज है, या सपोज कोट ही मान लो, साकेत है, सपोज साकेत है, क्योंकि साकेत कोट है। तो साकेत है, एक जगह है दिल्ली में साकेत। तो ए को बी के अगर सूट फाइल करना है बी के ऊपर, तो वो क्या करेगा, वो साकेत के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा, साकेत के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा और सूट को फाइल करेगा। ठीक है, आपने, मेरे हिसाब से आपने, अगर आपने सीपीसी करी है तो सेक्शन 9 और सेक्शन 15, अगर ये दो सेक्शन आपको आते तो आपको बातें क्लियर होंगी। अगर ये दो सेक्शन अगर आपको आते हैं तो आपके ये समझ आ रही होंगी बात जो मैं बोल रहा हूं, कि सूट हमेशा सबसे पहले लोएस्ट कोर्ट में फाइल होता है।
ये सेक्शन 15 बताता है हमें कि सूट जो है ना वो हमेशा सबसे लोएस्ट कोर्ट में फाइल होता है। जैसे लोएस्ट कोर्ट क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, फिर उसके ऊपर हाई कोर्ट होता है, फिर उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट होता है, इस तरीके से। तो एक हायरार्की है, एक हायरार्की का प्रोसेस है। तो उस प्रोसेस में सूट हमेशा सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल होता है। तो ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल करेगा इस सूट को, उसके बाद अगर अपील में जाएगा तो हाई कोर्ट जाएगा, और उसके बाद अगर अपील में जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट जाएगा। ठीक है, ये एक प्रोसेस होता है। और कई जगह पर क्या होता है, कई जगह पर जैसे हम तो दिल्ली की बात कर रहे हैं, तो दिल्ली में क्या है, मैं आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। ये दिल्ली में क्या है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उनकी पावर उनकी पावर है कि वो सिर्फ 2 करोड़ के मैटर सुन सकते हैं, 2 करोड़ से नीचे के मैटर सुन सकते हैं, उससे ऊपर के नहीं सुन सकते। ये जो पावर होती है ना, पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन, ये हर स्टेट टू स्टेट वेरी कर सकती है। जैसे हरियाणा में ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। हरियाणा में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट 10 करोड़ का भी मैटर सुन सकता है, 50 करोड़ का भी मैटर हियर कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। बट अगर हम दिल्ली की बात करते हैं, तो दिल्ली में क्या है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है, मैजिस्ट्रेट सेशंस कोर्ट है, तो इनके पास पावर होती है सिर्फ 2 करोड़ तक के मैटर ट्राई करने की आज की डेट में। और अगर 2 करोड़ से ऊपर का कोई मैटर है, 2 करोड़ से ऊपर का कोई मैटर है, तो वो जाता है हाई कोर्ट में। ठीक है, तो आई होप आपको दूसरी चीज एक और पता होगी कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या होता है। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या होता है? ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है कि सपोज इस मैटर में अगर देखें, एक प्लॉट की वैल्यू क्या थी, 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए थी ना वैल्यू। तो ये कहां पर जाएगा, दिल्ली का मैटर साकेत का कहां पर जाएगा सूट, ये जाएगा साकेत कोर्ट में। ठीक है, ये साकेत कोर्ट में जाएगा। ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मान लो इसको, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और साकेत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है ये। तो ये मैटर कहां जाएगा, साकेत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, क्योंकि 1 करोड़ की वैल्यू का सूट। यहीं पर अगर इसको इंक्रीज करके कर देते हैं 4 करोड़ रुपए, अगर सपोज ये प्रॉपर्टी 4 करोड़ रुपए की है, सपोज ये प्रॉपर्टी 4 करोड़ रुपए की है, तब ये मैटर कहां जाएगा, तब ये मैटर फर्स्ट टाइम जाएगा हाई कोर्ट में। मतलब सीधा आप इसको कहां फाइल करोगे, हाई कोर्ट में। आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि दिल्ली में 2 करोड़ से नीचे के मैटर सुने ही नहीं जा सकते डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, पावर ही नहीं है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास ये पावर ही नहीं है कि वो 2 करोड़ से ऊपर के मैटर सुने, ट्राई करे। ठीक है, तो इस मैटर में क्या होगा, इस सिचुएशन में क्या होगा कि डायरेक्टली आप कहां पर फाइल करोगे सूट को, हाई कोर्ट में। इसको बोलते हैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। फर्स्ट टाइम जहां पर मैटर ट्राई होता है ना, फर्स्ट टाइम, आप अपील में नहीं गए हो हाई कोर्ट, आप कैसे गए हो, फर्स्ट टाइम गए हो, आपका ट्रायल ही फर्स्ट टाइम हाई कोर्ट में होगा। इसको बोलते हैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। ठीक है, इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं हम, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। मतलब ये देखा जाएगा कि फर्स्ट टाइम सूट कहां पर फाइल हो रहा है, कहां पर फाइल होगा, वेयर टू फाइल योर सूट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। पहली बार आप सूट कहां पर फाइल करोगे, और जिस कोर्ट के पास वो पावर होगी उसको सुनने की, उसको बोलेंगे ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन कोर्ट। ठीक है ना। कुछ ऐसे मैटर होते हैं जो डायरेक्टली हाई कोर्ट में फाइल होते हैं, तो बोलते हैं कि हाई कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। कुछ ऐसे मैटर होते हैं जो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में फाइल होते हैं। ठीक है, अगर आपने 131 आर्टिकल 131 किया तो आपको समझ आएगा कि सुप्रीम कोर्ट की भी बहुत जगह सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल पावर होती है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होती है कि मैटर डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में फर्स्ट टाइम हियर हो। ऑलराइट, और इसी तरीके से बहुत सारे सूट, मतलब मोस्टली सूट्स, उनकी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन क्या होती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब है कि फर्स्ट टाइम सूट कहां पर एडमिट होगा। ठीक है ना। अगर आपका सूट, सपोज आपका सूट 1 करोड़ रुपए का है, और अगर आप उसको हाई कोर्ट में लेकर जाते हो तो हाई कोर्ट उसको ट्राई करने से मना कर देगा। हाई कोर्ट बोलेगा कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 15, है ना,
अकॉर्डिंग टू सेक्शन 15 और रेड विद सेक्शन 9, आपको सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाना चाहिए, लोएस्ट डिवीजन की कोर्ट में जाना चाहिए, ठीक है ना। आप डायरेक्टली किसी मैटर को उठा के हाई कोर्ट में नहीं आ सकते। लेकिन अगर कोर्ट के पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, तो आप डायरेक्टली हाई कोर्ट में जा सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक ब्रीफ बताया कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन क्या होता है, क्योंकि हमें ये समझना पड़ेगा। अब आ जाओ, हम क्या बात कर रहे थे कि आर्बिट्रेशन के मैटर्स में कोर्ट क्या होगी। तो डोमेस्टिक मैटर्स में किसको कोर्ट बोलेंगे? मैंने आपको क्या बताया, हमारे पास नॉर्मल प्रोसीजर जो होता है वो ये होता है कि हम हाई कोर्ट जाएंगे, अगर हाई कोर्ट के पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है तो, और नहीं, हाई कोर्ट के पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन नहीं है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएंगे, ठीक है। सॉरी। तो हम या तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएंगे या हाई कोर्ट जाएंगे। हाई कोर्ट कब जाएंगे? जब हाई कोर्ट के पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होगी, जब वैल्यू जो है सूट की वो 2 करोड़ से ऊपर होगी। मैं दिल्ली की बात कर रहा हूं, ये हर स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। यूपी में कुछ और होगा, हरियाणा में कुछ और होगा, और महाराष्ट्र में कुछ और होगा, एमपी में कुछ और होगा। लेकिन अगर सूट वैल्यू, दिल्ली की बात कर रहा हूं पर्टिकुलरली अभी इस टाइम, अगर सूट वैल्यू 2 करोड़ से ऊपर है तो आप कहां जाओगे? पहली बार आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाओगे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आपकी एप्लीकेशन को लेने से मना कर देगा, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास पावर नहीं है 2 करोड़ से ऊपर के मैटर सुनने की, ठीक है। तो आपको कहां जाना पड़ेगा? फर्स्ट टाइम हाई कोर्ट में। इसको क्या बोलेंगे? हाई कोर्ट की क्या पावर है? ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की पावर है। और अगर आपका सूट वैल्यू 2 करोड़ से कम है तो आप इजिली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाओ। ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। ये देखना पड़ेगा कि आपकी स्टेट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे कोई बाउंडेशन तो नहीं है, पेक्यूनरी बाउंडेशन। अगर पेक्यूनरी बाउंडेशन है, पेक्यूनरी लिमिट्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली केस फाइल होगा। उसके अकॉर्डिंगली आपको ये देखना है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है या हाई कोर्ट के पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। डोमेस्टिक मैटर्स में जहां पर ए और बी दोनों इंडियन पार्टीज हैं दोनों, उस केस में ये प्रोसेस फॉलो होगा, डोमेस्टिक वाला। उस केस में ये प्रोसेस फॉलो होगा, डोमेस्टिक वाला, ठीक है ना। आप पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाओगे और उसके बाद अपील हाई कोर्ट में जाएगी। अगर आपके पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जो है हाई कोर्ट की है तो डायरेक्टली हाई कोर्ट भी जा सकते हो। ये हो गया पहला डोमेस्टिक क्लियर। अब बात करते हैं, अगर कोई भी एक पार्टी फॉरेन ओरिजिन की है, दूसरे कंट्री से बिलोंग करती है, जो हमने 2F में पढ़ा, उस सिचुएशन में क्या होगा कि आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं जा सकते। आपके पास डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास इस मैटर को सुनने की, अब इसमें पेक्यूनरी और उनकी बात नहीं है, हमें क्या देखना? पार्टीज। हमें देखना है कि पार्टी कहां से बिलोंग करती है। पार्टी फॉरेन बिलोंग करती है तो डायरेक्टली आप कहां जाओगे? हाई कोर्ट। ओरिजिनल भी हाई कोर्ट होगा, और जैसे हाई कोर्ट ने आपकी फर्स्ट ओरिजिनल पेटिशन सुन ली, एप्लीकेशन जो आप फर्स्ट केस जो आपने सुन लिया हाई कोर्ट ने, अब आपको अगर अपील भी करनी है तो अपील भी हाई कोर्ट में ही जाएगी। जैसे कि सपोज ये सिंगल बेंच है और डबल बेंच ने आपके मैटर को सुन लिया, तो आप क्या करोगे? हाई कोर्ट में अपील फाइल करोगे और दूसरी बेंच जो है, ज्यादा जजेस की बेंच, आपकी मैटर को हियर कर लेगी, ठीक है। तो इस केस में अपीलेट और ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन दोनों किसके पास होंगी? हाई कोर्ट के पास, ठीक है। दोनों पावर्स हाई कोर्ट के पास होंगी इस केस में, इंटरनेशनल कमर्शियल वाले केस में। और डोमेस्टिक वाले केस में आप वही प्रोसेस फॉलो करोगे, पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाओगे और फिर हाई कोर्ट में जाओगे। एक चीज और ध्यान रखो इसमें, कि यहां अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाओगे ना, तो ये जो बेंच होगी, यहां पर जो जज होगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, वो प्रिंसिपल कोर्ट से नीचे नहीं होगा, नॉट लोअर देन प्रिंसिपल
नॉट लोअर देन प्रिंसिपल सिविल कोर्ट। ठीक है, तो ये सेशन के लेवल का जज होता है। तो इससे नीचे आप एमएम के पास नहीं जाओगे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर जाओगे ना, तो ये यहां पर जो जज होगा वो प्रिंसिपल कोर्ट से नीचे नहीं होगा। आप अगर यहां पर देखो, अब आपको ये चीज, अब आप इसको पढ़ोगे ना, अब आप अगर ई को पढ़ोगे तो अब आपको क्लियर हो जाएगी ये चीजें। अब आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। पहले हम डोमेस्टिक की बात करते हैं। देखो क्या लिखा है, इन केस ऑफ आर्बिट्रेशन अदर देन इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन, मतलब डोमेस्टिक, द प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इन अ डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट में क्या होगा, प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, एंड इंक्लूड्स द हाई कोर्ट इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स ऑर्डिनरी ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन। अगर हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन पड़ती है सिविल, ऑर्डिनरी सिविल जुरिस्डिक्शन, तो हाई कोर्ट having jurisdiction to decide the questions forming the subject matter of arbitration if the same had been the subject matter of a suit, but does not include any civil court of a grade inferior to such principal civil court। मतलब इससे नीचे नहीं होना चाहिए, इससे नीचे नहीं होना चाहिए, इंफीरियर, इससे है ना, डज नॉट इंक्लूड लिखा हो ना, डज नॉट इंक्लूड, तो इससे नीचे नहीं होना चाहिए। और एनी कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज, है ना। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर जाते हो तो प्रिंसिपल कोर्ट से ऊपर का जज होगा, सेशन जज होगा, मैं कहने का मतलब। ठीक है, और सेम चीज आप पढ़ोगे तो यहां पर ये आप खुद पढ़ सकते हो, जो मैंने बताया आपको समझाया इधर, ये चार्ट जो मैंने आपको बताया, ये चीज सेम आपको उसमें देखने को मिलेगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आई थिंक सफिशिएंट डिस्कशन हो गई इस पॉइंट पर। आप ये समझ गए होंगे कि आपको सूट कहां फाइल करना है। ठीक है ना, और आप ये भी समझ गए हो कि पार्टीज क्या होती है, डोमेस्टिक में क्या होती है और इंटरनेशनल में क्या होती है। अगर दोनों पार्टीज इंडियन है तो डोमेस्टिक है, अगर एक भी पार्टी बाहर की तो इंटरनेशनल है, सिंपल। ठीक है, अब हम दो छोटे सेक्शन और देख लेते हैं, सेक्शन 4 और 5 और देख लेते हैं। सेक्शन 4 और 5 पे आ जाओ। ये दो छोटे सेक्शन है, ज्यादा बड़े नहीं है। तो सेक्शन 4 किस बारे में बात करते हैं और 5 किस बारे में बात करते हैं, ये देखना है। पहले 5 को देखते हैं। देखो मैंने आपको बताया, मैंने आपको क्या बताया कि बहुत सारे ऐसे मैटर्स होते हैं, कुछ आपको आगे आने वाली क्लासेस में आपको पता चलेगा कि कुछ ऐसी एप्लीकेशंस होती है जो कोर्ट में लगती है। ऑल्दो आर्बिट्रेशन एक आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का प्रोसेस होता है। अगर आर्बिट्रेशन की इन होल बात करें तो आर्बिट्रेशन में आपको कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन कुछ ऐसी एक्सेप्शन है जहां पर आपको कोर्ट जाना पड़ेगा। ठीक है, जहां पर आपको कोर्ट के दरवाजे को खटखटाना पड़ेगा, और अदरवाइज अदरवाइज आर्बिट्रेशन कोर्ट के बाहर का मैटर होता है। अदरवाइज आर्बिट्रेशन कोर्ट के बाहर का मैटर होता है। अगर आपके पास आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है तो आप किसी भी प्राइवेट पार्टी से, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि प्राइवेट पार्टी अपॉइंट करके आप अपने मैटर को रिजोल्व करा सकते हैं इजियर मैनर में। लेकिन कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं, कुछ ऐसी एक्सेप्शंस मिलेंगी आपको, जिन एक्सेप्शंस में कोर्ट जाना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये क्या कहता है सेक्शन 5? सेक्शन 5 क्या कहता है? एक्सटेंट ऑफ जुडिशियल इंटरवेंशन notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force in matters governed by this part, no judiciary authority shall intervene except where so provided in this part। मतलब जुडिशियल अथॉरिटी इंटरवीन नहीं करेगी, जुडिशियल अथॉरिटी कहीं भी इंटरवीन नहीं करेगी इस प्रोसेस में, आर्बिट्रेशन के प्रोसेस में। आगे क्या लिखा हुआ है? एक्सेप्ट वेयर सो प्रोवाइडेड इन दिस पार्ट। अगर इस पार्ट में, अगर इस आर्बिट्रेशन एक्ट में, अगर इस पार्ट में कहीं पर प्रोवाइडेड है, कहीं पर प्रोवाइडेड है कि भाई इस मैटर में आप जुडिशियल, जो जुडिशरी है वो इंटरवेंशन कर सकती है, तो उसकी एक्सेप्शन दे रखी है। ठीक है, एक्सेप्ट वेयर सो प्रोवाइडेड इन दिस पार्ट, जो इस पार्ट में एक्सेप्शन प्रोवाइडेड है सिर्फ उस जगह पर जुडिशरी इंटरवेंशन कर सकती है। अदरवाइज आर्बिट्रेशन में जुडिशरी का कोई रोल नहीं होता। ठीक है, अब आप देख लो सेक्शन 4, वेवर ऑफ राइट टू ऑब्जेक्ट एनी पार्टी हु नोज। दो पार्टी है ना, दो पार्टी होती है ए और बी। तो क्या कह रहा है? एनी पार्टी हु नोज दैट, दोनों में से किसी को भी ये पता है, एनी प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट, एनी प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट, इस एक्ट का कोई भी पार्ट, फ्रॉम विच द पार्टीज में डेरोगेट, जो पार्टी मान नहीं रही है। सपोज ए को पता है कि बी इस पार्ट में कोई चीज है जो मान नहीं रही, बी डेरोगेट कर रहा है,
या फिर एनी रिक्वायरमेंट अंडर द आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, या फिर इनके पास कोई आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है जो बी मान नहीं रहा, जिसको बी नहीं मान रहा, या तो बी इस एक्ट में लिखी हुई कोई बात नहीं मान रहा, या फिर बी इस एग्रीमेंट में लिखी हुई कोई बात नहीं मान रहा, और ये बात ए को पता है, और ये बात ए को पता है कि बी इस एग्रीमेंट में लिखी हुई बात को नहीं मान रहा है, या फिर इस एक्ट में किसी लिखी हुई बात को नहीं मान रहा है। ठीक है, तो आगे देखो, हैज नॉट कंप्लाइड विद इन येट प्रोसीड्स विद द आर्बिट्रेशन, और फिर भी ए क्या करता है, ए कोई ऑब्जेक्शन नहीं लेता और ए प्रोसीड करता है, आर्बिट्रेशन से चलने देता है केस को, आर्बिट्रेशन को चलने देता है। हैज नॉट बीन कंप्लाइड विद एंड येट प्रोसीड विद आर्बिट्रेशन विदाउट स्टेटिंग हिज ऑब्जेक्शंस, विदाउट स्टेटिंग हिज ऑब्जेक्शन, कोई ऑब्जेक्शन नहीं लेता हो, ठीक है नहीं मान रहा कोई बात नहीं, मत मानने दो, कोई ऑब्जेक्शन नहीं लेता, जज के आगे नहीं बताता, आर्बिट्रेटर के आगे नहीं बताता, कुछ नहीं करता, चलता है मैटर। टू सच नॉन कंप्लायंस विदाउट अनड्यू डिले, मतलब विदाउट अनड्यू डिले का मतलब बिना डिले के हुए ऑब्जेक्शन नहीं लेता है। और इफ टाइम लिमिट इज प्रोवाइडेड फॉर स्टेटिंग दैट ऑब्जेक्शन विद इन दैट पीरियड ऑफ टाइम शैल बी डीम्ड टू हैव वेव्ड हिज राइट टू ऑब्जेक्ट। क्या कहता है कि देखो, अगर आपको कोई चीज पता है, अगर आपको कोई चीज पता है कि आपका ये राइट, आपका ये अधिकार है, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, एक्ट में लिखा हुआ है, आपको नहीं पता, सपोज आपके लॉयर को पता है, और फिर भी आप उस चीज को नहीं मांगते हो कोर्ट के आगे, तो कोर्ट को तो सपने आएंगे नहीं, कोर्ट आपके घर पर राइट देने आएगा नहीं। ठीक है ना, कोर्ट का एक प्रोसेस होता है, कोर्ट का एक प्रोसेस होता है, एक प्रोसीजर होता है। कोर्ट में हमेशा चीज मांगने से मिलती है। भाई छोटा बच्चा भी होता है, अगर वो घर पे, अगर वो रोएगा नहीं, अगर वो रोएगा नहीं तो माँ बाप उसको खाना भी नहीं खिलाएंगे। भाई नॉर्मली क्या है, जब बच्चा रोता है जब भी उसको खाना खिलाया जाता है, अदरवाइज तो खेल रहा है खेल रहा है। तो सिमिलर प्रोसेस अगर आप कोर्ट में देखो, तो कोर्ट में भी जब तक आप अपने राइट को मांगते नहीं, तो कोर्ट को कोई इंटरेस्ट नहीं आपको कोई राइट देने में। ठीक है, सिमिलर सिचुएशन में अगर ए को कोई चीज पता है कि बी डेरोगेट कर रहा है, ये हमारे एग्रीमेंट में कोई टर्म है, और फिर भी ए उस चीज को इग्नोर कर देता है, ऑब्जेक्ट नहीं करता है, ठीक है ना, तो कोर्ट को तो सपने आएंगे नहीं कि आपके पास कोई राइट है, आपके एग्रीमेंट में कोई टर्म है। और कोर्ट के पास इतना टाइम भी नहीं होता, क्योंकि कोर्ट के पास ऑलरेडी 100 मैटर, 150 मैटर डेली के लगे होते हैं, तो कोर्ट के पास इतना टाइम भी नहीं है और कोर्ट को इतना इंटरेस्ट भी नहीं है। ठीक है, आपको ही ऑब्जेक्शन लेना पड़ता है। अब अगर ए ऑब्जेक्शन नहीं लेगा तो क्या होगा, ये मान लिया जाएगा कि उसने अपना राइट जो है वो छोड़ दिया, वेव कर दिया। वेव का मतलब होता है छोड़ देना। ठीक है, तो कोर्ट ये मान लेगा कि ए ने क्या किया, ए ने अपना राइट छोड़ दिया, वेव कर दिया। ठीक है, तो ये 4 देख लिया हमने और 5 देख लिया कि जुडिशियल इंटरवेंशन किस लेवल तक होगा। एक्सटेंट मतलब हद होता है ना, कोर्ट की क्या हदें हैं, कोर्ट की हदें बता रखी है यहां पर, कोर्ट किस हद तक आपको इंटरवेंशन कर सकता है आर्बिट्रेशन एक्ट में। तो ये कहता है कि कुछ जो एक्सेप्शन इस पार्ट में प्रोवाइड करी हुई है सिर्फ उस उतनी हद है कोर्ट की, वो क्या क्या हदें हैं वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो 4 5 देख लिया हमने, और ये समझ लिया कि कोर्ट क्या है, ये समझ लिया कि डोमेस्टिक क्या है, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन क्या है, डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन क्या है। ठीक है, इसके आगे हमें देखना है सेक्शन 8। अब हमें बात करनी है एक बहुत, सेक्शन 8 बहुत इंपॉर्टेंट, सेक्शन 8 9 ये सेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। सो अगर हम नेक्स्ट क्लास में उसको स्टार्ट करें तो ज्यादा बेटर होगा, ज्यादा बेटर होगा अगर हम उसको नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करें। ठीक है, सो आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडे। रिवाइज करते रहा करो, है ना। इजी सब्जेक्ट आर्बिट्रेशन, कोई डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है, इजी सब्जेक्ट है और काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, काफी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। और आने वाले टाइम में आई थिंक आर्बिट्रेशन की डिमांड काफी ज्यादा होगी, क्योंकि जिस तरीके से कोर्ट्स में बर्डन हो रहा है कोर्ट के ऊपर, और हियरिंग जो ना सीधा 6 महीने 7 महीने 8 महीने, इवन 1 साल के बाद हियरिंग लगती है। तो उस सिचुएशन में उन कंडीशंस के लिए सबसे बेस्ट होता है कि आप आर्बिट्रेशन में जाओ, अपने मैटर को फटाफट रिजॉल्व करा लो। ना तो आपके पास उतना टाइम है, ना उतना लॉयर की फीस दो और टाइम खराब करो, मोस्ट इंपॉर्टेंटली। तो हमें स्टार्ट करना है सेक्शन 8 से। ये
ये क्या है ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। और सेक्शन 9 सेक्शन 8 ये सब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। आई होप आपको बेसिक चीजें आपको समझ में आई होगी कि डोमेस्टिक क्या है, इंटरनेशनल क्या है, कहां पर जाना है आपको। सबसे पहले तो यही समझना इंपॉर्टेंट होता है कि जाना कहाँ है ना। तो फिर हम ये भी देखेंगे कि आर्बिट्रेटर कौन होता है और प्रोसेस क्या है। एक बल्क प्रैक्टिस आपको बताऊंगा। काफी इंटरेस्टिंग चीजें मैं आपको आगे शेयर करूंगा आपके साथ।